रेत उत्खनन लेकिन अभी नहीं रुक पा रहा है, स्पेशली नर्मदा रिवर से। रेलवे बजट पर आपने वहां पर अच्छी चर्चा करी, आपका अभिभाषण भी हुआ। क्या क्या सौगात क्षेत्र को मिलने वाली है? किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस के तस है, लेकिन अभी जो कृषि बजट आया तो उसमें कुछ सौगात मिली है। क्षेत्र को किस तरह का लाभ होने वाला है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। मेरे साथ है आज क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले मुझे लगता है देश के ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी सभा संसद में नर्मदा मैया का जयकारा लगाया, और सिर्फ जयकारा नहीं लगाया बल्कि उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। ये सब नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वरी और माता जी को कि ऐसे समय जन्म दिया जब मोदी जी का नेतृत्व हो और पूरा विश्व जिस नेतृत्व की ओर देख रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया है, और उनके नेतृत्व में मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि जब मैं सदन में पहुंचा, वहां की परंपरा को अध्ययन के आधार पे तो बहुत कुछ किया था, लेकिन प्रत्यक्ष जाके देखा तो वास्तव में भारत का यथार्थ में प्रजातंत्र का वो सबसे बड़ा मंदिर है ही, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी है, और उसका रूप वहां जाके देखा। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि जो जो यहाँ की क्षेत्र की जनता की मांगे रही, मैंने यथोचित मंच पर ले जाने की उनको कोशिश की, सदन में रखने का प्रयास किया है, और भी बची हुई चीजों को भी हम उचित माध्यम से ले जाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक चाहे वो प्रश्नों के माध्यम की बात हो, 377 की बात हो, प्राइवेट बिल लाने की बात हो, या अन्य सब जिस प्रकार की बातें चल रही, जो भी सदन में ले जाने की प्रक्रिया, उन सब प्रकार से हम ले जाने का काम वहां पर कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद उस समय जिस भाव के साथ उन्होंने दिया था, और उसी भाव की प्रतिपूर्ति में हम दिन रात मेहनत करके और जनता की सेवा में, और ये भारतीय जनता पार्टी का यही कैडर होता है, यही समर्पण हुआ होता है, जो उसी भाव के साथ हम काम करते हैं। और वही हमारी ताकत है कि आम व्यक्ति की भलाई ये पार्टी की ताकत भी है, और ये पार्टी का लक्ष्य भी है। और जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, उस अंत्योदय के सिद्धांत को हम जनमानस के बीच में स्थापित करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए हम कृत संकल्पित हैं, और उसी भाव को लेकर काम कर रहे हैं। और वही प्रेरणा का काम है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा जी हैं, नर्मदा जल है, वो भारत के अंदर चौथी या पहली सबसे बड़ी और चौथी नदी है जिसका पानी पूरी तरह से स्वच्छ है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्टेज है, वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। तो अब आपके जहन में किस तरह की प्लानिंग है, और किस तरह से, चाहे वो अवैध रेत का उत्खनन हो, आपके दिमाग में या क्या योजना है उसके बारे में? नर्मदा आणि नर के मध्य को हरने वाली 1312 किलोमीटर की कुल अमरकंटक से लेकर भरूच तक मां नर्मदा मैया का जो तट है, किनारा है, लगभग 3500 सहायक नदियां थी जो आज से कुछ वर्षों पहले तक साल भर बहा करती थी। अब 3 से 4 नदियां ऐसी बची हैं जो साल भर बहती हैं और पानी की पूर्ति करती हैं। मेरा पहला निवेदन तो ये है, जिसके लिए मैं धन्यवाद हमारी पूर्व सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनका भी करता हूं। उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा करके और पानी संरक्षण संवर्धन कैसे उसके लिए प्रयास किया, और न केवल वृक्षारोपण के माध्यम से एक पहल करने का काम किया, बल्कि जो ट्रीटमेंट की बात आ रही, ऐसे कुछ प्रोजेक्टों को उन्होंने मान्यता दी। और अब पहली बार इस बात को केंद्र तक और बीच में भी गई है, लेकिन अब बजट में भी उस बात का जिक्र किया जा चुका है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार मिलकर मां नर्मदा मैया को निर्मल स्वच्छ भारत की, जिस प्रकार की एकमात्र मैया है जिसकी परिक्रमा हो रही है, इसका कंकर कंकर संकर माना जाता है। और इसलिए हम सब की आस्था का, श्रद्धा का, हमारी जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की भी है, गुजरात की भी जीवनदायिनी मां है। और इस हिसाब से जो जो इसकी भलाई के लिए जितना अच्छा हम कर सकते हैं, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए, वो सब कुछ हम करेंगे। शहडोल से लेकर
हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में जो नदी बहती है, क्योंकि मैं उसी विषय पर बार बार चर्चा कर रहा हूँ, आवश्यक भी है वो, और मुख्य रूप से आप उस पर जिस तरह से आपकी प्लानिंग है, जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं और जानना चाहूंगा, आपके साथ दूसरे जो सांसद हैं, क्या वो भी इस तरह की मांग वहां पर रख रहे हैं? निश्चित तौर पर नर्मदा मैया की आस्था सभी की है और सभी सांसदों में वहीं से लेकर, हम शहडोल से ही ले लें तो शहडोल से लेकर वहीं से सांसद हमारे शुरू हो जाते हैं और हमारे यहाँ बड़वानी तक के भी सब नर्मदा मैया के किनारे, और सभी की आस्थाएं और पूरे मध्य प्रदेश की आस्थाएं जुड़ी हैं और सभी लोग उसमें कुछ न कुछ और अनिवार्य सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हमारी जहां तक जो पूछ रहे हैं और जिसको हम चाह रहे हैं कि नर्मदा मैया सरकार का पक्ष भी है और समाज का पक्ष भी है, समाज भी जागृत हो, उसके लिए भी हम निरंतर, मैं उन संगठनों का भी धन्यवाद करता हूं जो निस्वार्थ भाव से, अनेकों संगठन जिनके मैं नाम भी बता सकता हूं, जो नर्मदा मैया के किनारे पूरे सेवा भाव से न केवल उसको सफाई का अभियान चला रहे हैं, संरक्षण का अभियान चला रहे हैं, सेवा का अभियान चला रहे हैं, आस्था का अभियान चला रहे हैं, संस्कृति बचाने का अभियान चला रहे हैं, ऐसे अनेकों अभियान के माध्यम से उन समस्त संगठनों ने कहीं न कहीं जागृति लाने का काम किया। उन सबका भी सहयोग लेते हुए और जन जन की भावना की कद्र करते हुए तो नर्मदा मैया में चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, चाहे उसके गहने को बचाने की बात हो, उन सब के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं और सफल भी होंगे और मैया ही हम सबका संरक्षण और संवर्धन करेगी। रेत उत्खनन लेकिन अभी नहीं रुक पा रहा है, स्पेशली नर्मदा रिवर से, ये मेरी बड़ी चिंता का विषय है ये भाई साहब। अवैध उत्खनन आपके माध्यम से भी अभी कहीं भी लगता है, जानकारी लगती, तो हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे। नहीं मेरी और जी, जहां तक ओकलैंड की बात हो और बड़ी मशीनों की बात हो, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है नर्मदा मैया में। और जहां आपकी जानकारी में भी यदि आ रहे हैं, मुझे जहां भी जानकारी लगती है, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम हमारे पूरे प्रशासन को भी मुस्तैद कर रखा है, हमारे जनप्रतिनिधि भी सजग हैं और आगामी समय में भी हम इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सब कुछ करेंगे। रेलवे बजट पर आपने वहां पर अच्छी चर्चा करी, आपका अभिभाषण भी हुआ, क्या क्या सौगात क्षेत्र को मिलने वाली है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि अभी 2 ही सत्र हुए, मुझे तो नया नया अनुभव था, लेकिन उसमें भी मैंने कई रेलगाड़ियों के स्टॉपेज की भी मांग करी। अभी कुंभ मेले के बाद और कुछ सौगातें आएंगी। अभी तो प्रारंभिक सौगात 2 ट्रेन रुकने के माध्यम से 2 नई ट्रेन चल गई हैं, तो ऐसी सौगातें तो क्षेत्र में मिली। नई रेल लाइन की मांग करी तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, शायद पहले बजट में मैंने जो विषय रखा दूसरे बजट तक वो आ भी गया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जबलपुर से हमारी इंदौर की रेल लाइन, उसका काम शुरू हो गया। एक और नई रेल लाइन जिसकी डीपीआर के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्देश कर दिए हैं, तो नई डीपीआर जिसमें हमारा तेंदुखेड़ा करेली ये सारा क्षेत्र, उस तरफ का जो छूटा हुआ क्षेत्र है रेल से, वो आ जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ नई ट्रेन के रूट कुछ परिवर्तित करने की बात, कुछ स्टॉपेज की बात और कुछ चलाने की बात और गुणवत्ता बढ़ाने की बात, उन सब पर मैं सौभाग्यशाली हूँ। सबसे बड़ा ट्रेन रूट मुझे मिला है। बजट की दृष्टि से भी देखें तो पिछले साल से भी बजट बढ़ के ट्रेन का इस बार आया है और उस दृष्टि से कि उनके उन्नयन और गुणवत्ता की दृष्टि से ट्रेन अच्छी हो, इसके लिए मेमो ट्रेन की बात, पहले जो पैसेंजर हुआ करती थी वो मेमो ट्रेन में, और अब तो वंदे भारत तक की बात आ गई है, तो उन सब में भी उन्नयन होने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आगामी समय में भी जो क्योंकि पूरा ट्रेन रूट, सबसे बड़ा ट्रेन रूट पूरे लोकसभा में मध्य प्रदेश में कहीं पर है, तो मेरे हिस्से में सौभाग्य से मुझे मिला है। और हमारे यहाँ भी साथ साथ अमृत स्टेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। जितने छोटे स्टॉपेज हैं हमारे, तो जोनेटा या बोहानी जैसे छोटे स्टॉपेज, इनके उन्नयन का भी काम, इनमें ट्रेन की बढ़ोतरी का भी काम अभी कुंभ मेले के बाद, और ये सारा काम उसमें चल रहा है और मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां जहां आपको लगता है, मेरे यहाँ तो लगभग अंडर ब्रिज जो कभी एक आता था साल भर कहते थे, ऐसे 17 से 18 अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज 7 से 8, और ऐसी लगातार उनकी वृद्धि हो रही है। जहां जैसी मांग आ रही है, क्षेत्र की जनता की मांग के अनुसार हम वैसा काम करने का काम रेल और सभी डिपार्टमेंट में करने के प्रयास हम कर रहे हैं और जनता की मांग के अनुरूप। और ये भी
ये भी हमारी सरकार का संकल्प है, जनता की सेवा ही सरकार का संकल्प है और उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस के तस है, लेकिन अभी जो कृषि बजट आया तो उसमें कुछ सौगात मिली है, क्षेत्र को किस तरह का लाभ होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना भी चाहता हूं और बधाई सरकार को देना चाहता हूं कि ये वो क्षेत्र है जिसमें एक फसल पैदा होती थी, अब 3-3 होने लगी। ये वो क्षेत्र है जहां हम बैठे हैं, ये बिजली दिन में दिखाई नहीं देती थी, 1 घंटे नहीं चलती थी, 24 घंटे फीडर बाइफेशन करके गांव में, और अब खेत की बिजली भी उसी दिशा में जा रही। बिल का सब्सिडी आप देख रहे हैं कि यदि प्रत्यक्ष बिल दिया जाए 54-55 हजार लगे 6 माह का, जो 7,500 लिया जा रहा है, 1 साल में लाखों बिल जो हजारों में जिसको लेने का काम किया जा रहा है, ये काम हमारी सरकार कर रही। तो सब्सिडी के मान से भी बिजली में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी बढ़ाने की मात्रा, सब स्टेशन की बात है, उनकी बढ़ोतरी की जा रही है। जहां जहां छोटे ट्रांसफार्मर को बड़े ट्रांसफार्मर में बदला जा रहा है। इसके और एक और बात है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ी पहल करी है और हमारे यहाँ तो समिट मीट हुई है, मैं धन्यवाद देता हूं। एक दिन में 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए। जब जहां तक रोजगार की बात आ रही तो हमने बनखेड़ी जैसे छोटे शहर में भी प्रयोग करके देख लिया और एक दिन में 428 बच्चों को उनके लेटर देने का काम हमने यहाँ पर थमाया है। लेटर दिए, बल्कि उनमें उत्साह भी भरा है और उनके अच्छे बाद में जो सिग्नल आ रहे हैं या बाद में उनके निष्कर्ष जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे मुहासा में औद्योगिक पूरा केंद्र उसको स्थापित कर दिया, किरतपुर औद्योगिक क्षेत्र पहले ही स्थापित है। ऐसा काम करने का काम किया जिससे रोजगार के लिए भी, खेती किसानी की भी वृद्धि हो सके। और इस बार के बजट में तो विशेष तौर पिछले साल से भी बढ़ के बजट केंद्र का भी आया। अभी 11 तारीख को मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है। तो ये सब मिलके मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल हो। और माननीय मोदी जी ने तो जो 4 जातियों में वर्णन किया है, उसमें बजट की में भी पहला विषय यदि कोई आया तो हमारे देश का अव्वल दर्जे का नंबर 1 पर किसी को रखा है तो हमारे किसान को रखा है, हमारी गरीब को रखा है, हमारे युवाओं को रखा है, हमारी मातृशक्ति को रखा है। इस प्रकार के भाव से हमारी सरकार काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत को संकल्प को पूरा करेंगे। भाई साहब, लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं, जो क्षेत्रीय किसान है वो धान को लेकर और मूंग को लेकर दुखी रहता है, निराश। चाहे वो दाम की बात हो, उतना उसको मिल नहीं पाया। मूंग के टाइम पर भी कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया पहले होती थी वो अभी भी रहती है और कहीं ना कहीं किसानों को उसका सामना करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, पहले एक फसल पैदा होती थी मूंग के, तो हम नाम मतलब हमारे पूर्वज जानते थे, थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन मूंग आज मुख्य फसल में बदल गए। मुख्य फसल में ऐसी कि उसकी आयु भले ही 2 महीना की रहती, लेकिन उन 2 महीना में हमारा किसान गर्मी के दिनों में और सबसे अधिक मूंग पूरे देश में, मैं तो कहता हूं हमारा जिला देश में अव्वल दर्जे पर चल रहा है मूंग उत्पादन में। और इस बार खरीदी की बात आई, विरोधियों ने कितने प्रकार के स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी और मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो लोकसभा तक उस विषय को ले गया। मूंग की खरीदी पूरे भारत में यदि कहीं पर हो रही तो हमारे मध्य प्रदेश में हो रही। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसके लिए भी, जिस प्रकार से मूंग के लिए उसी प्रकार से धान के भी हमने जीआई टैग की मांग करी थी, हमारे राजस्थान को तो मिली, इसके भी प्रोसेस में चला है। हमने जो अतिरिक्त कर जो लगता था उस पर छूट देकर मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का, जो लगातार उसके लिए प्रयासरत है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही हम सबके लीडर भी हैं और देश के नेता मोदी जी हैं। तो उनके नेतृत्व में बची खुची समस्याएं भी यथो समय और यथेशीघ्र हल होंगी, ये भी हमको विश्वास है। किसान आश्वस्त हो सकते हैं कि इस बार उन्हें खाद की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बात को लेकर मैंने, आप सबने देखा भी होगा, प्रश्न के माध्यम से भी आई है बात और उसकी पूरी मॉनिटरिंग अब हो रही है। ये अंतरराष्ट्रीय इतने जो युद्ध चल रहे हैं या अन्य जो स्थितियां चल रही, उसके बावजूद भी भारत में पूर्ति का काम किया और आगामी समय में जो हमारे उद्योगों को बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर सहूलियत अभी भी है, आगे और सहूलियत देने का काम करेंगे। जिस तरह से आपकी ऊर्जा की मैं बात करूं, आपकी जो ऊर्जा स्रोत है, जहां तक मैंने देखा आप रात को 1 बजे सोए, ये शायद आप जल्दी आ गए थे कल, और सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो जनहित है, जो जनता है,
उनका दरबार यहाँ पर सज गया। इतनी ऊर्जा का स्रोत आखिर आपकी कौन है? वही जनता, उसी जनता वही परमात्मा का रूप है, और उसी को देखकर ये उसने आशीर्वाद दिया है और उसी के लिए हम समर्पित हैं। तो 1 बजे तो आप कह रहे हैं, 2 बजे के बाद ही आया हूं, वहां की तो सुबह से जैसी की तैसी दिनचर्या मेरी रहती है और वो हमेशा रहेगी। उसी के आशीर्वाद से मैं वर्षों से इसी गति से काम कर रहा हूं, और मैया आशीर्वाद बनाए रखे, जनता आशीर्वाद बनाए रखे, स्वस्थ रखे, हम इतनी ही तेज गति से काम करते रहे। पहली बार संसद में जब आपने साष्टांग प्रणाम किया, वो अनुभव थोड़ा सा आप वास्तव में हम तो एक छोटे से गांव यहाँ पैदा हुए, कभी कल्पना में ये था भी नहीं। हम तो विशुद्धतम समाज सेवक थे, समाज सेवा करते करते राजनीति में आए हैं, और जब पहली बार पहुंचे मंदिर को देखा, और केवल देखा नहीं, उस भाव के साथ वहां पर पहुंचे। और वास्तव में ये प्रजातंत्र आप देखो कितना अच्छा नमूना रहता है कि एक पद छोड़ने के लिए आदमी गोली चलाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी एक दिन में इधर की उधर हो जाती है। ये प्रजातंत्र कितना खूबसूरत चेहरा है, और इस प्रकार का मंदिर जहां ये सारे नियम कानून बनते हैं, हमारा संविधान की मूल प्रति भी मैंने उस दिन देखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उस संविधान की मूल प्रति में हमारा राम दरबार है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस ओर भारत के पूर्वजों ने, विशेषकर अंबेडकर जी ने जो तय किया था, अब हम उसको मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे, और जो राम राज्य की कल्पना है उसके साकार करने के दिन आ गए हैं, और 2047 में हम भारत को विश्व गुरु के पद पर देखेंगे। पहली बार आप संसद पहुंचे, 5 बार आपने वो वहां पर आपने प्रश्न रखा, वहां पर आप बोले, और भी एक आकांक्षा था कि और मौका मिले तो और मैं बोलूं। अभी तक तो लगभग 10-12 बार से ऊपर वक्तव्य हो भी चुके हैं, और ये तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, हमारे सचेतक महोदय का, जो उन्होंने पार्टी ने विश्वास कर रही, और हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास पूरे मेहनत से कर रहे हैं। जनता की आकांक्षाओं को उचित सदन में ले जाकर, उचित बात रखकर हम ये प्रयास कर रहे हैं, और आगामी समय में भी ये प्रयास सतत बढ़ता रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, और हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई? उनको तो प्रणाम करने का अवसर यदा कदा मिलता ही रहता है, और सभी नेतागणों का, और उनका तो नए जितने भी हमारे सांसद रहते हैं उन सब पर उनका आशीर्वाद, भरपूर प्रेम उनका रहता है। अच्छे काम की प्रेरणा उनसे सीख रहे हैं, और वो भी स्वयं भी 18 घंटे हम देख रहे हैं, मेहनत करते हैं। बड़ा विषय है, बिना छुट्टी लिए हमारे मोदी जी ने कई वर्षों से कोई छुट्टी नहीं ली है। माताजी के देहावसान के दिन तक भी हमने उनकी गाथा देख ली है। उससे बड़ा उदाहरण इस भारत में तो मुझे आज तक नहीं देखा, और उन्हीं की प्रेरणा से हम निरंतर लगे हुए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हमारी आयु भी मोदी जी को लग जाए, और देश को और उन्नत दिशा में ले जाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो। जी, जिस तरह से मैंने देखा कि जो राम, जिनको स्वयं साक्षात राम ही मानती है पूरा देश, जो अरुण गोविल जी हैं, उनके साथ आप जब आप पहली बार गए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे सांसद जी पहले यहाँ रावण का किरदार निभाते थे। पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई आपकी? वो भी बहुत सरल सहज, और वो वास्तव में जिन किरदार को निभाया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, उनका स्वभाव भी उसी प्रकार का है, बहुत ही शालीन है। और मैंने तो उनको न्योता दिया है, और लेके मैं आऊंगा भी, मेरे गांव में भी लेके आऊंगा, और उनके प्रति आस्था अलग प्रकार की है। और वास्तव में राजनीति अलग विषय है, लेकिन जब कोई इस प्रकार की रहता है, और वो तो उन्होंने उस चरित्र को ऐसे निभाया, प्रत्यक्ष निभाया और जीने का काम किया। मैं उनका आभारी हूं, और बात करके भी अच्छा लगा, और जैसे मैंने कहा निमंत्रण भी उनको दिया, और आगामी समय में मैं उनको लेकर जरूर आऊंगा। का एक सवाल मैं मेरे युवा दोस्तों के लिए जानना चाहूंगा, और मैं आपसे बड़ा प्रेरित हूँ। सबसे बड़ी बात, युवाओं को प्रेरित होना चाहिए। आज के समय में जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, भटक जाते हैं, 1 साल में कुछ लक्ष्य, फिर उसके बाद बदला जाता है। आखिर वो कौन सी कुंजी है जिसके कारण आपने जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को, सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल भी किया, और उसके बावजूद आज आप और बड़े लक्ष्य बनाते जा रहे हैं? तो ये बताइए, कौन सी कुंजी है जिससे कि लक्ष्य आप बनाते हैं और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें?
जो पहुंच चुके हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। लक्ष्य हमेशा केंद्र और उस लक्ष्य के लिए हम कितना काम कर रहे हैं अपने आप से सोचें। कोई दूसरे से हम प्रेरणा पा सकते हैं, काम खुद को ही करना रहता है। तो इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अपना जो भी लक्ष्य, और जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो चर्मकार का धंधा करते हैं वो भी संत परंपरा के शिरोमणि संत रविदास हो सकते हैं, ईश्वरी परंपरा में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो बिना धोती लंगोट वाला भी राष्ट्र के पिता की भूमिका निभा सकता है। हमारे यहाँ तो वो है चरित्र निर्माण से अमेरिका में जाके अपने पहले वक्तव्य के साथ ही स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को दिशा देने का काम किया है। इसलिए मैं ये मानता हूं, जो भी काम करना है, जिस क्षेत्र में भी करना है, खेती भी ईमानदारी से यदि करेगा तो उसकी उन्नति वहां हो जाएगी। धर्म का काम ईमानदारी से करेगा, उसकी काम वहां हो जाएगा। राजनीति का, समाज सेवा का हर क्षेत्र खुला हुआ है। युवाओं से मेरी यही प्रेरणा है, अपना लक्ष्य तय करके और उस दिशा में चलने का, ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। आपका सर्टिफिकेट आप स्वयं हो, आप स्वयं अपने आप पे विचार करो, आगे चलो। अपने संसाधन कभी भी रोड़े नहीं आते। मैं इस चीज का गवाह हूं। मैं तो राजनीति जैसे क्षेत्र में भी एक मोटरसाइकिल होते हुए मैंने इस क्षेत्र को, इस मुकाम को आज यहां तक पहुंचाऊं, तो मेहनत और आपकी ईमानदारी और आपका समर्पण और आपका संकल्प जीवन को आगे बढ़ाने में कभी कभी नहीं रखेगा। ईश्वर उसके साथ हो जाता है जो ईमानदारी से काम करता है। इसी ईश्वर का आशीर्वाद, चाहे वो कैडर की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, ईश्वर का आशीर्वाद पाना है तो कम से कम अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी भारत माता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए ईमानदार हो जाओ, सब काम अपने आप सफल हो जाए। आपने पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया। आप गीता के भी बड़े ज्ञाता हैं। मेरे ख्याल से आपको सारी गीता कंठस्थ रटी हुई है। रामायण का तो आपने पूरा जीवन किरदार निभाया। जिस तरह का जीवन, मेरी 30 साल उम्र है, 30 साल आपने संघर्ष करके गुजारा। ये आखिर कहीं ना ये सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? जब मैं देखता हूं कि पूरी जो दुनिया है वो कहे कि माया का संसार है, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं और आप आध्यात्मिक है और आध्यात्म आपके अंदर है, वो थोड़ा सा सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं आप? मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं और आपके माध्यम से दुनिया से, जी, अपने आप को धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ लो, सारी समस्या तो आपकी वहीं हल हो जाएंगी। अध्यात्म इतनी बड़ी शक्ति है कि सारी समस्याओं का हल है। वो लोगों को लगता है, लेकिन आध्यात्मिक भी श्रेणी उसकी बहुत बड़ी है। वहां तक पहुंच पाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं रहती। अपन जैसे तुच्छ मानव कभी कभी पहुंच नहीं पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। अध्यात्म का पुट जिसके मन में है, गलत काम हो भी नहीं सकता और गलत काम के लिए कोई उसको दबाव डाल भी नहीं सकता, मेरा ये निश्चित, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का संकल्प भी रहता है। इसे अध्यात्म भारत की परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। हमारे यहाँ तो राजा महाराजा जो दीपक हाथ में रख के भी दूसरे को प्रकाशित करते हुए, राजा जनक के उदाहरण ऐसे अनेकों आते हैं। ऐसे अनेक परंपराएं, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझते हैं मैं इसी भाव के साथ कि अध्यात्म जिसने जान लिया, धर्म का मूल रूप जानने का जिसने प्रयास किया है, उसको अन्य चीजों को जानने में कठिनाई नहीं होगी। मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जो पद्धति आई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकार की पद्धति को जिसने समझ के काम किया वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। भाई साहब, कुंभ आप गए अभी स्नान करने? कुंभ अभी गया नहीं, लेकिन जाऊंगा भी और उत्तरोत्तर भी जाऊंगा। मैं तो स्नान भी और सफाई भी दोनों करने कुंभ में जरूर जाऊंगा। भारत की, मैं तो कहता हूं भारतीयता का प्रतीक कुंभ है। बिना किसी निमंत्रण के आप देखे करोड़ों लोग एक साथ और एक दिन एकत्रित हो जाते। ये कोई साधारण विषय नहीं। इसको समझने में कई जन्म लग जाएंगे लोगों। जो इसको दूसरे प्रकार से देखते, मैं उनको बताना चाहता हूं। मेरे साथ तो प्रतिपक्ष के मित्र लोकसभा में बैठे हैं जो वहां कई प्रकार की आलोचना करते हैं और खुद रात में जाकर डुबकी लगाए आते हैं। उनको भी पता है कि इसका अर्थ क्या है। तो ये अमृत पान है, ये ईश्वरीय परंपरा है और ये तो 144 साल का मुहूर्त था। मेरा तो पूरा देशवासियों से निवेदन है कि सब लोग, इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करने की कोशिश की है और बात व्यवस्था की नहीं है, बात आस्था की है। तो जब आस्था आती है तो सारी व्यवस्थाएं एक तरफ हो जाती है और आस्था जो सैकड़ों किलोमीटर से बिना रिजर्वेशन के लोग
न केवल चल के अपने ऊपर खुद के सामान ले जाने का, बच्चों को लेकर, वो आस्था का एक जीता जागता प्रतिरूप है और वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति में भगवान का तत्व मौजूद है। इस भाव को ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम कहते आ रहे हैं। हमारी आत्मा ही परमात्मा, ये हमारी वाणी है। तो ऐसे अनेकों तथ्य हैं और इसीलिए वो स्वरूप को मेरी कुंभ के मामले में अल्प बुद्धि से इतना ही कहूंगा कि सब लोगों को वहां जाकर वहां के तीर्थ स्नान भी करना चाहिए, तीर्थ दर्शन भी करना चाहिए और वहां का इस पवित्र त्योहार का महत्व का लाभ भी आप सबको लेना चाहिए। ये मेरी सबसे अपेक्षा है और कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी सुविधाओं के साथ हजारों ट्रेन सरकार ने चला दी है। अन्य सुविधा का काम हमारी स्टेट की और केंद्र की दोनों सरकार मिलकर वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप चूंकि जनता जनार्दन वहां दरबार में बैठी हुई है और आपके भी अपनी समय, आपके भी कार्य है, फोन लगातार बज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपका समय दिया और इसी तरह से हम और भी कई विषय हैं उसको लेकर आगामी में आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।